नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिंदु जीएस रिसर्च एकेडमी में। जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको अपकेंद्रीय बल तक जो है बताए थे। अपकेंद्रीय बल के बाद अब जो है आगे जो है बलाघूर्ण है। अब जो है हम बलाघूर्ण समझेंगे। बलाघूर्ण क्या होती है कि वैसा बल जो किसी वस्तु को घूर्णन के लिए जिम्मेदार होती है, मतलब वो उसको घुमाने के लिए जिम्मेदार होती है, उसी को बलाघूर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख भी रहे हैं कि बल आघूर्ण, नाम में ही काम है कि बल वैसा बल जो किसी वस्तु को घूर्णन के लिए जिम्मेदार होती है, उसी को बलाघूर्ण कहते हैं। अब ये जो है बलाघूर्ण की बात कीजिएगा तो ये बलाघूर्ण उसको जो है, इसका सूत्र क्या होता है कि जैसे जहाँ से बलाघूर्ण देखिए T बराबर होता है बल गुने आघूर्ण यानी भुजा, मतलब जहाँ से वो अक्ष के परितः, जैसे जिस अक्ष के परितः, मान लीजिए इसका एक जीता जागता उदाहरण आप अपने घर में भी हमेशा देखते होंगे। जैसे मान लीजिए आपका दरवाज़ा है, गेट है, और गेट जो है यहाँ से इस अक्ष के परितः जो है यहाँ से घूमता है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा गेट है, जब यहाँ से कोई बल लगाते हैं आप तो ये क्या होता है कि इधर और इधर घूमता है, तो इस अक्ष के परितः घूमता है। तो इस पे जो है बलाघूर्ण का अगर हम सूत्र निकालें तो T बराबर जो निकालेंगे, यहाँ जो आपने बल लगाया, जितना बल लगाया वो F यानी F और गुना, और इसका जो है जो लंबवत दूरी होता है उसी को जो है गुना करते हैं इसमें लंबवत दूरी में, F गुने D कहिए या R कहिए, लेकिन वो लंबवत होना चाहिए। यही इसका सूत्र होता है कि बलाघूर्ण बराबर F गुना D। तो इस तरह से देखिएगा कि इसका जो है मात्रक जो हो देखिएगा तो क्या होता है कि फोर्स का तो न्यूटन हो जाएगा। अब D या R कुछ भी कहिए, तो ये एक तरह का लंबाई है तो इसका मीटर हो जाता है, तो न्यूटन मीटर। और ये देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे लंबवत दूरी यानी लंबवत जो 90 डिग्री से लेते हैं उसी को लंबवत दूरी कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक इसमें एक निश्चित दिशा होती है जिसके कारण यह एक सदिश राशि भी है। तो बलाघूर्ण को आप आसानी से इससे समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है बलाघूर्ण के बाद दिया है सरल मशीन। सरल मशीन क्या होती है कि वैसा मशीन जो हमारी काम को सरल कर दे, काम को सरल करने वाले को ही सरल मशीन कहते हैं, सिंपल मशीन। यह जो है बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसे यहाँ दिया हुआ है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। इसका अगर आप समझने की कोशिश करें तो होता क्या है कि पहले के ज़माने में जैसे आप जो देखते होंगे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे कुआँ और से पानी भी भरा जाता था तो वो उसमें बलाघूर्ण का ही, मतलब सॉरी ये सिंपल मशीन का ही, जैसे लीवर होता था तो लीवर का ही यूज किया जाता था, मशीन का ही। तो उसमें क्या होता था जैसे इस पॉइंट से, जैसे यहाँ एक घेरनी लगा हुआ रहता था इधर, इस पे जो है उस पे रस्सा लगा होता था कि फिर उसी रस्सा को जो है इधर से आदमी खींचता था तो यहाँ से जो है जो कुएं में जो बाल्टी रहता था, मान लीजिए कि ये भी बाल्टी जो है कुएं में है तो इसको खींचने में मदद मिलता था। तो इससे क्या होता था कि डायरेक्ट जो यहाँ से घूमता था तो उतना ज़्यादा बल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होता था। सिंपल मशीन का इसी तरीके से समझते। इसका उदाहरण है उत्तोलक, घिरनी, आनत तल। आनत तल क्या होता है, ये यहाँ से, जैसे यहाँ से डायरेक्ट नीचे घूमते घूमते उतरती है, और स्क्रू जैक आदि। अब जो है सबसे पहले अब इसमें जो बार बार क्वेश्चन पूछता है उत्तोलक से यानी लीवर से, लीवर के बारे में अपना पढ़ेंगे फर्स्ट में। तो लीवर क्या है, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक क्या है, फिर उसी को लीजिएगा जैसे घिरनी को। उत्तोलक होता है ये एक सीधी या टेढ़ी छड़, मान लीजिए जैसे ये घिरनी है और मान लीजिए कि ये कोई सीधी या टेढ़ी छड़ की जो इसके केंद्र से गया है तो इसी के अक्ष के जो है ये घूमते रहती है, उसी तरह का इसी को लीवर कहते हैं। इसमें तो होता क्या है कि एक तरफ जहाँ बल लगाते हैं, इसमें 3 पॉइंट को याद रखना पड़ता है लीवर में। कहाँ से बल लगाते हैं, बल अगर मान लीजिए इसको यहाँ से खींचना है, घुमाना है, तो यहाँ बल लगाएंगे, यहाँ से घूमेगा, और इधर कुछ जो है जैसे अभी देखे थे कुएँ वाला में, तो यहाँ कुछ लोड होता है, भार होता है। तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है। एक तो होता है जैसे यहाँ दिया है फलक्रम। फलक्रम क्या होता है कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ घूम सकती है, मतलब देखिए ये एक निश्चित बिंदु है जिसके चारों ओर क्या है, ये घूम सकती है, ये एक निश्चित पॉइंट है और इसके चारों ओर ये घूम सकती है, तो इसी को कहते हैं फलक्रम। और जहाँ से जो है एफर्ट,
जहाँ से हम लगाते हैं एफर्ट, अपना प्रयास करते हैं। प्रयास किधर से करते हैं? कोई आदमी प्रयास करेगा तो किधर से करेगा? प्रयास यहीं से करेगा, तो इसी को कहते हैं एफर्ट। उत्तोलक की, जैसे यहाँ दिया है कि उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, आयास। उसके बाद देखिए लोड की बात करेंगे तो लोड में फिर आपका वही आ जाएगा, जैसे यहाँ जो है, यहाँ से हमने प्रयास किया, यहाँ इस अक्ष के परिधि घूमता है और यहाँ जो है लोड रहता है। तो मान लीजिए इसको उठाना है इस वस्तु को, तो क्या होगा कि भार यहाँ रहेगा और इस अक्ष के परिधि घूमेगा और इधर से हम एफर्ट लगाएंगे। तो तीनों इस तरह से समझ सकते हैं कि लीवर में जो है 3 पॉइंट होते हैं। एक तो आपका फलक्रम होता है जो ये है, एक तो आपका आयास होता है जिसको एफर्ट कहते हैं इंग्लिश में, एफर्ट लगाते हैं। यहाँ से कोई आदमी कहाँ से एफर्ट लगाएगा? तो यहीं से लगाएगा पकड़ के, और यहाँ जो रहता है उसको कहते हैं लोड, जो बोझा उठाया जाता है, लोड ये हो गया। अब जो है इस तरह से देखने के बाद पता चलता है कि 3 प्रकार के उत्तोलक जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उत्तोलक के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर में आप जो है फलक्रम यानी आलम्ब, आलम्ब को देख लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ एफर्ट को देख लीजिए जहाँ हम लगाए हैं। उसके बाद ये भार जहाँ से कोई वस्तु उठा रहे हैं, 3 बिंदु देख लीजिए। उसके बाद जो आपको आसानी से याद हो जाएगा तीनों, इस तीनों से क्वेश्चन पूछता है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं और कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, अब देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को हम पढ़ने से पहले देखेंगे कि इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब, आलम्ब हो गया वही फलक्रम, आयास, आयास हो गया जो हम एफर्ट लगाते हैं वो, और भार जो बोझा उठाया जाता है। अब कह रहा है तीनों को समझ गए हैं, तो वही कह रहा है कि आलम्ब जो क्या होता है कि एफर्ट और भार के बीच स्थित होता है। देखिए मतलब क्या है कि जो घूमने वाला सिस्टम जो है वो घूमने वाला बीच में रहेगा, जहाँ से घूमेगा, और जहाँ से हम जो है और बोझा जो जहाँ बोझा मतलब या उठाएंगे या कुछ काम होगा वो, जहाँ से एफर्ट लगाएंगे वो दोनों साइड में रहेगा। तो इसमें इसका देखिए एग्जांपल देखिए, इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। इसका जो है यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। तो उसके बाद 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है, मतलब 1 से अधिक भी होगा, 1 के बराबर भी होगा, 1 से कम भी हो सकता है। इसका उदाहरण है कैंची, पिलास। पिलास जैसे देखे होंगे गाड़ी उड़ी में पिलास रहता है। कैंची, आपके घर में कैंची तो हमेशा सब देखता है। सिरासी, कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने वाले जैसे देखिएगा कांटी उटी जो उखाड़ता है वो मशीन को देखिएगा। शीशा झूल है, साइकिल का ब्रेक है, साइकिल का ब्रेक, और हैंड पंप। देखिए इसमें क्या होता है कि आप कैंची को भी लीजिएगा, मान लीजिए कि ये कैंची होता है, जैसे यहाँ से घूमता है कैंची, इधर से भी लगाते दबाते हैं, यहाँ से जो है कटता है। यहाँ कुछ चीज़ रखते हैं इसके अंदर में, तो यहाँ कटता है और यहाँ से घूमता है कैंची, यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं, मतलब अपना एफर्ट लगाते हैं। आयास तो होता है क्या, जैसे यहाँ से लगाते हैं आयास, एफर्ट लगाते हैं तो इस अक्ष के परिधि तक घूमता है। तो इसी को ये कह रहा है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि फलक्रम जो है जहाँ से कोई बंदू मतलब वस्तु घूमती है तो वो बीच में होती है। इधर होती है आपका एफर्ट, इधर होती है डब्लू यानी लोड। तो यही है प्रथम श्रेणी का मतलब अच्छी तरह से आप समझिए इसको कि क्या होता है कि फलक्रम उसके बीच में होता है, एक साइड होता है उसका भार और दूसरी साइड एफर्ट होता है। इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आप जो है याद रटने की कोई बात नहीं, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। कैंची में भी उसी सिस्टम का होता है। पिलास को भी देखिएगा तो पिलास में भी उसी सिस्टम का होता है कि पिलास भी यहाँ से घूमता है और यहाँ से जो है हम कुछ इसमें दबा के पकड़ा जाता है, इधर से जो है हम इसको दाबते हैं। पिलास भी इसी ढंग का होता है। फिर देखिए कील उखाड़ने की सिरासी जो है, सिरासी भी उसी तरह का होता है। देखिएगा कभी कभी गांव घर में साइकिल का जो है हैंडल कसने वाला एक वो होता है, तो उसमें देखते हैं हैंडल अगर ढीला हो जाता है तो साइकिल फिर तो उसको कसने के लिए एक सिरसा का प्रयोग किया जाता है। कील उखाड़ने की मशीन को भी देखिएगा तो बीच से घूमेता है। इस तरह से आप अगर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को देखते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि इसमें जो आलम्ब जो है, मान लीजिए ये घूमने वाला पॉइंट जो है वो बीच में रहेगा और एक साइड से आप एफर्ट लगाइएगा और दूसरे साइड से भार मतलब जो आपका लोड होगा डब्लू उस पर जो है काम किया जाएगा। तो इसका उदाहरण है कैंची है, कैंची, पिलास है, सिरसा, कील उखाड़ने की मशीन, शीशा झूल, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप। ये जो है एग्जाम्पल कम से कम एग्जाम में तो कई बार पूछा है। साइकिल के ब्रेक को भी देखिएगा तो साइकिल के ब्रेक को जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये मान लेते हैं कि साइकिल का अगर ब्रेक बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए कि ये हैंडल है, मान लीजिए
और नीचे में रहता है दबाने वाला। जब नीचे से बल लगाइएगा तो यहाँ एक नीचे में इस साइड जो यहाँ जो होता है वहाँ से घूमता है और टायर पे नीचे जो है उस पर ब्रेक लगता है, तो यहाँ से घूमता है। यानी फिर देखिएगा यहाँ से हम लगाए हैं एफर्ट, तो यहाँ काम कर रहा है और बीच से यहाँ से घूमता है हैंडल के नीचे से, तो उसमें आपका आ रहा है। उसी तरह से चापाकल में देखिएगा, तो चापाकल का अगर हम बनाते हैं तो चापाकल को देखिएगा यहाँ से जो है यहाँ ये हैंडल हो गया, जहाँ से हम घुमाएंगे यहाँ से घूमता है उसका हैंडल और इधर जो है पानी निकलता है। तो यानी वर्क जो है यहाँ हो रहा है, एफर्ट यहाँ लगा रहे हैं और यह यहाँ से घूमता है यहाँ से ऊपर से। तो ये आपका हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसमें आपको याद रखना है बढ़िया से। उसके बाद जो है अब चलते हैं आगे जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को देखिएगा तो इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब देखिएगा फलक्रम तथा आयास के बीच भार होता है। प्रथम श्रेणी में देखे थे कि प्रथम श्रेणी में एक तरफ भार था, दूसरी तरफ एफर्ट था, बीच में आपका था फलक्रम यानी आयास, फलक्रम था। तो अब जो है द्वितीय श्रेणी में देखिएगा, द्वितीय श्रेणी में जो है फलक्रम तथा आयास के बीच में भार होता है। फलक्रम को देखिएगा एफ और एफर्ट के बीच में भार है डब्ल्यू है। इसमें क्या होता है, जैसे आप कसेली को फोड़ने वाला देखिएगा और नींबू निचोड़ने की मशीन, किसी आप जो जूस वाले दुकान के पास जाइएगा जहाँ नींबू निचोड़ता है उसको देखिएगा, तो उसमें भार जो है बीच में होता है। यानी नींबू को रखिएगा बीच में, नींबू जैसे यहाँ रखिएगा तो यहाँ से ये एफर्ट एक साइड से एफर्ट लगाया जाता है, दूसरी तरफ जो है घूमता है, फलक्रम आ जाता है इधर हो जाएगा और भार रहेगा बीच में, इधर से लगता है। तो वो आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये भी याद रखना है, सरौता नींबू निचोड़ना की मशीन, एक पहिया का पूरा रोने वाला गाड़ी, ये सभी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी की बात करेंगे तो इस वर्ग के उत्तोलक में फलक्रम तथा डब्ल्यू के बीच में एफर्ट होता है। इसमें एफर्ट ही बीच में होता है, ई बीच में होता है और इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण चिमटा है, मनुष्य का हाथ और चिमटा, ये तीनों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब जो है गुरुत्व केंद्र, ये आपको याद रखना है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उत्तोलक को याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चन नहीं छूटे, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर वस्तु समस्त भार कार्य करे। मतलब गुरुत्व केंद्र वो होता है जहाँ वस्तु का सारा भार वहीं रहता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। गुरुत्व केंद्र एक प्रकार का संतुलन का पॉइंट होता है जहाँ से मतलब वस्तु को जो है पूरा भार का वही अनुभव होता है। इस तरह से देखिएगा कि संतुलन अब जो आ गया, संतुलन आया। संतुलन के प्रकार, संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन तथा उदासीन। अस्थायी संतुलन कहते हैं यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और बल हटाते वह पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए तो इसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। जैसे इसको समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, जैसे आप यहाँ एक बॉल रखा हुआ है, तो होगा क्या, इस बॉल को अगर आप इधर भी ले जाइएगा तो भी, इधर भी ले जाइएगा तो भी फिर से जो अपने स्थान पे ही आ जाएगा, तो ये अस्थायी संतुलन है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है अस्थायी संतुलन, यदि किसी वस्तु के उसके संतुलन अवस्था थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर पुनः संतुलन अवस्था में न आए। जैसे फिर से देखिएगा तो इसमें मान लीजिए उसी प्लेट को अगर आप उल्टा रख दिए हैं और यहाँ जो किसी वस्तु को रखते हैं, अगर आप इधर कीजिए या इधर कीजिए, किधर भी कीजिएगा तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, फिर से संतुलन की स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा, तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। उसके बाद जो है तीसरा है उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन कहते हैं यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका उदासीन कहते हैं। अब जो अस्थायी संतुलन की कुछ शर्त दिया है, अस्थायी संतुलन की कुछ शर्त है, किसी वस्तु को अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्त पूरा आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र एकाधिक नीचे होना चाहिए, मतलब गुरुत्व केंद्र नीचे होना चाहिए और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। ये हो गया इसका अस्थायी संतुलन के शर्त। अब इसके आगे एक नया चैप्टर आता है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसको जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको बार बार पहुंचते रहे। और मैं जल्द से जल्द आप अगले चैप्टर को लाऊंगा। उसके बाद जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी इस तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको जो है बिना किताब का भी आप वीडियो चला के आप इसको क्वेश्चन पूरा ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।
थैंक यू।